Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. एक बार फिर से आपका YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं और बड़े ध्यान से आप जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा कि हमने रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट किया था, उसका बेसिक्स आपको सिखाया गया। तो कुछ बेसिक का पार्ट हमने पढ़ लिया था, जैसे टेंस को मैंने कैसे चेंज करना है बता दिया था आपको, प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, कंजंक्शन आपको बताया गया था कि दैट लगाओ, इफ लगाओ, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो वो जो कंजंक्शन का पार्ट था वो भी डील किया गया था। तो अब हम सीखेंगे कि जो वो लास्ट का वर्ड था येस्टरडे को जब द प्रीवियस डे लिखा था ना, तो वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यानी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो पहले पीछे वाली वीडियो जरूर देखे, क्योंकि उसमें हमने कंटिन्यू कुछ चीजें बताई थी, उसी को फर्दर हम अब कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ध्यान देना, अब हम ध्यान दें कि किस तरह से हम अलग अलग पार्ट को सीख रहे हैं। तो आपके 5 तरह के चेंजेस फिर से मैं आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहला टारगेट आपका क्या होना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखेंगे, है ना। डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिपोर्टिंग वर्ब भी तो मैटर करेगी ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखेंगे? अब क्या क्या रिपोर्टिंग वर्ब लिख सकते हैं वो किस पे डिपेंड करता है? टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अफर्मेटिव का क्वेश्चन बना रहे हो कि इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन बना रहे हो, एक्सक्लामेटरी का है, इंपेरेटिव का है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है आपको। तो ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो आप ध्यान देना, जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम सिंपल सेंटेंस बोलते हैं, जिसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, आप सेड लिख सकते हो। आप क्या लिख सकते हो जी? टोल्ड लिख सकते हो। आप चाहो तो रिक्वेस्ट लिख सकते हो। रिक्वेस्ट कब लिखते थे? रिक्वेस्ट तब लिखते हैं जब हमारा सेंटेंसेस, देखो मैं पास्ट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि पास्ट का सेंटेंस है। पर आप चाहो तो सेड की जगह से लिख सकते हो, टोल्ड की जगह टेल लिख सकते हो, रिक्वेस्ट लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। और जब कभी क्वेश्चन बनेगा ना, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस, तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हमेशा क्या लिखा जाता है? आस्क्ड, या कभी कभी लिख दिया जाता है डिमांड। पर डिमांड एक ऐसी वर्ब होती है, ध्यान देना, तो इसके साथ हमें एक प्रेपोजिशन के रूप में क्या लिखना पड़ता है? ऑफ, डिमांडेड ऑफ। कभी कभी हम क्या लिख देते हैं डिमांड की जगह पे? इंक्वायर्ड। क्या लिख दिया जाता है? इंक्वायर्ड ऑफ लगाना पड़ता है इसके साथ भी। तो रिपोर्टिंग वर्ब बहुत सारी हो सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगी? हमारे टाइप ऑफ सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। तो कह सकते हैं ना कि सेड टू और सेड का सेड या टोल्ड अफर्मेटिव, रिक्वेस्ट लिखते थे, कभी ऑर्डर लिखते थे, ये इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है, कभी कमांड लिखोगे आप। और जब आपका क्वेश्चनिंग सेंटेंस आएगा ना, इंटरोगेटिव, तो क्वेश्चनिंग सेंटेंस में आस्क्ड भी लिख सकते हो, डिमांडेड ऑफ लिख सकते हो, इंक्वायर्ड ऑफ लिख सकते हो, या कभी कभी तो वांटेड टू नो ऐसा भी लिखा जाता है। ओके डियर, तो ये बातें ध्यान रखना। तो ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या लिखते हैं, ये कुछ आइडियाज दिए हैं, बाकी सेंटेंसेस में भी आपको समझ में आएगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप, देखो ये पहला स्टेप हो गया हमारा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं ना कि 5 तरह की बातें ध्यान रखनी है। तो पहला स्टेप क्या ध्यान रखना चाहिए? रिपोर्टिंग वर्ब। दूसरा स्टेप क्या होता है हमारा? दूसरा स्टेप होगा जो ध्यान रखेंगे आप सभी स्टूडेंट्स, वो ये रहने वाला है कि आपको ध्यान देना कि दूसरे स्टेप में लिखनी पड़ेगी क्या? कंजंक्शन। क्या लिखोगे? कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब सेंटेंस को जोड़ोगे किसके साथ? 2 सेंटेंसों को। तो जब भी 2 सेंटेंस को जोड़ना हो तो कंजंक्शन के रूप में क्या लिखा जाएगा? या तो दैट लिखा जाएगा। कब? अफर्मेटिव में। अगर आप क्वेश्चनिंग बनाओगे तो क्वेश्चनिंग में क्या लिखा जाएगा? इफ, या फिर कभी कभी आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेदर। हाँ, वेदर के साथ अगर और लिखा हो तो सुटेबल माना जाता है, ठीक है ना। इफ और गलत माना जाता है, वेदर और सही माना जाता है। नहीं तो इफ और वेदर में से कोई भी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं कि WH फैमिली लिखा है वट, तो कोई और कंजंक्शन मत लगाना। वट लिखा है तो वट लिखना, वेन है तो वेन लिखना, फिर और अलग से कंजंक्शन नहीं आएगा। तो वट का वट लिखो, वेन का वेन लिखो, क्वेश्चनिंग वर्ड्स, वेयर का वेयर लिख दो। ये सब क्वेश्चनिंग वर्ड्स है, एसेट्रा, ETC, मतलब इतने सारे वर्ड्स आप कंजंक्शन के लिख सकते हो। तो जरा ध्यान दे, अगर हम दोबारा से, तो अफर्मेटिव में दैट,
क्वेश्चन वालों में क्या लिखोगे, इफ वेदर। और अगर आपका क्वेश्चनिंग डब्ल्यूएस फैमिली से है तो व्हाट व्हेन वेयर भी लिखा जा सकता है। ये ध्यान रखना कंजंक्शन पे। तो 2 स्टेप बता दिए मैंने आपको। अब तीसरा स्टेप भी सुन लो ध्यान से। तीसरे स्टेप में जब आप तीसरा स्टेप बनाने लगोगे ना, तो आप ध्यान देना हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, प्रोनाउन। क्या चेंज करना पड़ता है, प्रोनाउन। और प्रोनाउन के क्या बनते हैं, पर्सन। क्या बनते हैं, पर्सन। और पर्सन कितने तरह के होते हैं, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। सन का रूल अप्लाई करना पड़ता है। और आप देखना, अगर आप देखते हो कि फर्स्ट पर्सन है, आप देखते हो कि सेकंड पर्सन है, आप देखते हो कि थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज, एन का मतलब नो चेंज। यानी हमें देखना पड़ेगा, अगर फर्स्ट पर्सन है जिसको आई बोलते हैं, मी बोलते हैं, वी बोलते हैं, वो फर्स्ट पर्सन होता है। आपको सामने वाले को क्या बोला जाएगा, यू। एक लड़का है, एक लड़की है, देखो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को छोड़ के बाकी सब मोह माया होती है, उस मोह माया को बोलते हैं थर्ड पर्सन। ही हो सकता है लड़का, शी लड़की हो सकती है, इट नॉन लिविंग हो सकता है, और एक से ज्यादा होते हैं तो दे लिखा जाता है, वो थर्ड पर्सन है और उनको नहीं बदलते। सेकंड को ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, तो इसको प्रोनाउन बोलते हैं। फिर उसके बाद आप ध्यान दें, चौथे नंबर का रूल आपको जो टेंस का सिखाया गया था, जो कि लास्ट वीडियो में आप देख लेंगे जिसने नहीं देखा है। टेंस का एक फिक्स रूल था जो आपको हमेशा कैसा भी सेंटेंस हो एज यूजुअल अप्लाई करना है। जैसे कि आप पीछे वाली वीडियो में आपको रूल बताया गया था कि इज एम आर का वॉज वर करेंगे, हैज हैव का हैड करेंगे, डिड का हैड प्लस थर्ड फॉर्म करेंगे, वॉज वर का हैड बीन करेंगे। वो सारी बातें आपको ध्यान देनी है। और फिफ्थ नंबर पे जो आपका मिस हो गया था लास्ट क्लास में, वो ये था कि आप कुछ टाइम वाले वर्ड को बदलते हो, टाइम वाले वर्ड्स को, कुछ प्लेस वाले वर्ड्स को बदलोगे। टाइम और प्लेस वाले वर्ड्स को भी तो बदलना पड़ता है ना, तो कैसे बदलेंगे जरा देख लेते हैं। आपको कैसे बदलना है, तो देखो, अगर नाउ लिखा मिलता है ना आपको क्वेश्चन में, तो नाउ का क्या हो जाएगा, देन। अगर लिखा मिलता है दिस, तो दिस का क्या हो जाता है, दैट। अगर लिखा मिलता है दीज, तो दीज का क्या लिख देना डियर स्टूडेंट्स, दोज। और अगर लिखा मिलता है भगवान की दया से आपको क्या कहते हैं, एगो, AGO, तो आप उसको लिखेंगे बिफोर। एगो का क्या हो जाएगा, बिफोर हो जाएगा। एगो का बिफोर हो जाएगा। आप देखो यस्टरडे, यस्टरडे को किस में बदलेंगे, यस्टरडे को बदलेंगे द प्रीवियस डे। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। और क्या हो सकता है, कभी कभी कुछ बुक्स में या कुछ क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा द लास्ट डे, द लास्ट डे। कभी कभी आप इसी यस्टरडे को क्या लिख देंगे, द डे बिफोर। कोई भी एक लिखा मिलेगा, वही आपका आंसर बन जाएगा, कोई भी एक होना चाहिए। फिर इसी तरह से जैसे यस्टरडे के 3 ऑप्शन है, ऐसे ही एक वर्ड होगा आपके सामने जो होता है टुमारो। क्या लिखा जाता है, टुमारो। और ये टुमारो के भी फिर से आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। आप ध्यान देना, या तो लिखोगे द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, या लिखा जाएगा द फॉलोइंग डे, ऐसा लिखा जा सकता है। या फिर आप क्या करने वाले हैं, आप लिखेंगे द डे आफ्टर। क्या लिख दिया जाएगा, द डे आफ्टर। ये बातें ध्यान रखनी है। तो जरा देख लो, यस्टरडे के ऑप्शन और टुमारो के ऑप्शंस ये आपको लिखने हैं। और इससे पहले जो हमने देखा है, नाउ का क्या हो जाएगा, देन। दिस का क्या हो जाएगा, दैट। दीज का दोज। एगो का बिफोर। और अगर आपने लिखा हेयर, तो हेयर का लिखना पड़ता है देयर। हेयर का क्या हो जाएगा, देयर। ठीक है ना, इस तरह से चलना है। और क्या हो सकता है जी, और देखो जरा, आप टुडे लिखोगे, आपने लिखा टुडे, तो टुडे का क्या लिखा जाता है, दैट डे। क्या लिखा जाएगा, दैट डे। अगर आपने लिखा टुनाइट, तो टुनाइट को हम क्या लिखते हैं, दैट नाइट।
क्या लिखा जाता है, दैट नाइट। टू नाइट का हो जाता है दैट नाइट। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है आपको ना। अगर आप टुडे देखते हो तो दैट डे, टू नाइट है तो दैट नाइट। तो देखा जाए ये है 5 तरह के बदलाव जो हमने लिखे हैं। कौन कौन से बदलाव होता है मैंने आज देखो, आज थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको थोड़ा और, कि जो लास्ट क्लास में कुछ बातें छूट गई थी। देखो जब भी आपके सामने डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो इनडायरेक्ट में जब रिप्लेस करोगे ना, शुरू में एक रिपोर्टिंग वर्ब लिखी होती है। उस रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेड भी लिख सकते हो, टोल्ड भी लिख सकते हो, रिक्वेस्टेड भी, पर वो आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे वो टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से होता है। जैसा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा वैसा ही वर्ड लिखना पड़ता है। वो सीखना है धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू आपको। अब देखो कंजंक्शन आ गया। अब कंजंक्शन के तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन बन गए। दैट लगा दो भाई, जब अफर्मेटिव है तो दैट लगाते हैं। जब आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चनिंग सेंटेंस खास करके ध्यान रखना, अगर क्वेश्चनिंग सेंटेंस का बनाते हो तो इफ और वेदर आता है। और अगर वही क्वेश्चनिंग किससे भी लिखा जाता है, डब्ल्यूएस फैमिली से, तो इफ वेदर नहीं, सिर्फ डब्ल्यूएस फैमिली का वर्ड ही लिखा जाएगा, क्योंकि वो भी तो कंजंक्शन होता है। इसी तरह से फिर आगे बढ़े तो हमने देखा कि चलो वो तो समझ में आता है। फिर तीसरा रूल क्या है हमारे पास, तीसरा रूल होता है प्रोनाउन का। और प्रोनाउन में कितने पर्सन होते हैं, 3 तरह के पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट को एस सब्जेक्ट में, सेकंड को ओ ऑब्जेक्ट में, थर्ड को एन मतलब नो चेंज में, और टेंस को एज यूजुअल, जैसे पहले चेंज करते थे आप लोग वैसे ही बदलते चले जाएंगे। आप देखो टाइम प्लेस को वर्ड होते हैं, तो ये सारे वर्ड्स आपके सामने लिखे हैं, तो ये आपको बदलाव करने होंगे जब आप बनाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं, आपको अलग अलग तरह के टाइप ऑफ सेंटेंस देता हूं ताकि ये सारी चीजें हम अप्लाई कर पाएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं प्रिया सेड टू मी, प्रिया सेड टू मी, यू कैन solve these questions. You can solve these questions. अब देखो ये सॉरी क्वेश्चन नहीं है, गलती से हो गया, ये फुल स्टॉप है यहां पे और इस तरह से इनवर्टेड कॉमा क्लोज। तो कैसे बनाएंगे जरा इसको देख लो। अब मुझे इस तरह का सेंटेंस दिखा, तो ये पार्ट मैंने जो आपको लास्ट क्लास में सिखाया था ना, कि जो पार्ट इनवर्टेड कॉमास में क्लोज नहीं है उस पार्ट को क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या लिखनी है वो आपको बता दिया है टाइप के हिसाब से। अब टाइप देखो क्या चल रहा है, अफर्मेटिव, तो सेड होता तो सेड लिख देते, सेड टू लिखा है तो मुझे टोल्ड लिखना पड़ेगा ना, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, प्रिया, और यहां सेड टू लिखा है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, और मी का क्या हो जाएगा, मी। दो सेंटेंसेस को जोड़ोगे तो क्या लगाना पड़ेगा, दैट। यू कौन सा पर्सन है जरा बता दो। अब बच्चे कह रहे सर ये तो सेकंड पर्सन है, और अब मैंने जो बोला है सन का रूल देखो, ये हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन कहता है किस में बदल दो, ओ में, यानी ऑब्जेक्ट में, मी में, और मी को आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई। और अगर कैन लिखा है तो कैन का पास सब जानते होंगे क्या होता है, कुड। सॉल्व को क्या इसमें बदलोगे, सॉल्व में नहीं बदलना, आपको बताया गया था मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, नहीं बदलना। सॉल्व का क्या रहेगा, सॉल्व ही रहने वाला है। और आगे लिखा है दीज क्वेश्चंस, तो दीज का हो जाएगा दोज क्वेश्चंस, दीज क्वेश्चंस का हो जाएगा दोज क्वेश्चंस, और फुल स्टॉप। इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो देखो ना कहां कहां बदलाव हुआ, आपने बदलाव कहां कहां किया, जो मैंने आपको सिखाया 5 तरह की चेंजेस, रिपोर्टिंग वर्ब, कंजंक्शन, प्रोनाउन, टेंस, मॉडल्स या वर्ड हो गया, ये सारे बदलाव धीरे धीरे करने हैं आपको, ठीक है ना। इस बातों का ध्यान रखना, तो ऐसे बदलाव होने चाहिए जो आप देख रहे हैं धीरे धीरे। चलो जी फिर से एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और इस बार थोड़ा सा टाइप बदलने की कोशिश करता हूं मैं कि आप कैसे डील करोगे क्वेश्चन को। देखो आपके सामने मैं सेंटेंस अलग तरह का लिखता हूं अब, और ये सेंटेंस हम लिखते हैं कि somebody said to प्रियंका, somebody said to प्रियंका। इस तरह से हम एक सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, और लिख देता हूं आपके लिए डू यू हेल्प मी, और इस तरह से क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और
इनवर्टेड कॉमास को क्लोज कर दिया। आप बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब देखो जैसा टाइप ऑफ सेंटेंस है ना उसके हिसाब से वर्ड्स चूज करने होते हैं कि कंजंक्शन क्या लगाओगे, सेट टू का क्या लिखोगे। तो मुझे अब इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो मेरे बच्चे ध्यान रखना क्या करना है आपने कि जब भी आपको सेट टू दिखाई देगा ना तो वैसे तो आप टोल्ड लगाते थे, लेकिन अब ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है। आप कैसे देख पा रहे हो क्वेश्चनिंग, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या लिखा मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसी वजह से ना ये जो सेट टू लिखा हुआ है यहाँ पे, अब इस सेट टू को मैं यहां क्या लिखूंगा, मुझे लिखना चाहिए यहां पे अब आस्क्ड। क्या लिखेंगे, आस्क्ड। और प्रियंका का क्या लिखा जाएगा, प्रियंका, क्योंकि आस्क्ड के साथ ना टू नहीं लगाना। आस्क्ड टू लिखना गलत होता है, जैसे टोल्ड टू नहीं होता है ऐसे आस्क्ड टू नहीं होता। तो हमें लिखना पड़ेगा somebody आस्क्ड प्रियंका। दो सेंटेंसेस को मुझे जोड़ना है और जोड़ने वाला मुझे वर्ड क्या चाहिए, कंजंक्शन। अब धीरे धीरे आप देखो टोन को पकड़ पा रहे होगे कि दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। और कंजंक्शन कैसे लिखा जाता है जरा बताना। बच्चे कह रहे सर कंजंक्शन तो हमेशा टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से लिखा जाता है, जैसा टाइप ऑफ सेंटेंस होगा वैसा ही कंजंक्शन लिखा जाएगा। तो ये तो क्वेश्चनिंग निकला और क्वेश्चन भी तो हेल्पिंग वर्ब से हो रहा है ना, इसीलिए या तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा आपके लिए इफ, या फिर मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पे आपके लिए वेदर। इफ और वेदर में से कोई एक, एंड बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वेदर लिखा था कि आपने इफ लिखा था, दोनों सही माने जाएंगे, कोई भी एक लिखा होता है, ठीक है ना। हां अगर आगे जाके सेंटेंस में ओ आर और लिखा होता तो आप जानते हैं तब क्या करना है। आप जानते हैं उस समय हम क्या करते थे, उस समय हम हमेशा वेदर यूज करते हैं, क्योंकि वेदर और का एक क्या बन जाता है, हमारा पेयर बन जाता है, ठीक है ना। इस तरह से चलना होगा। तो हमने क्या लगा दिया यहां पे, देखो ध्यान से, कंजंक्शन। अब देखो एक ट्विस्ट आएगा कहानी में। ट्विस्ट ये होता है कि अगर मैं यहां क्वेश्चन बना रहा हूं तो क्या नीचे भी क्वेश्चन बनेगा, आंसर है नहीं बनने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं बनाना आपको। डायरेक्ट में क्वेश्चन है, लेकिन जब इनडायरेक्ट में लिखोगे ना तो इनडायरेक्ट का मोटिव होता है सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखना, यानी ज्यादा कंफ्यूज ना करना। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे ना तो मुझे पहले क्वेश्चन को सिंपल लिखना पड़ेगा, यानी मैं इसको पॉजिटिव स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा अफर्मेटिव में, तो क्वेश्चन मार्क को मुझे हटाना पड़ेगा। तो मैं पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं, पहले सब्जेक्ट को लिखूंगा। यू है सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट कौन निकला, प्रियंका, और प्रियंका लड़की है तो क्या लिखा जाएगा, शी। आगे देखो अब लिखा है डू हेल्प, लेकिन ध्यान दे अगर हम तो डू हेल्प, तो डू को तो हम प्रेजेंट मानते हैं, और अगर ये प्रेजेंट है तो क्या अफर्मेटिव में डू लिखते हो, नहीं लिखते। क्वेश्चन में डू लिखते हैं ना, हमें क्या बनाना है, हमें तो अफर्मेटिव बनाना है। तो दोबारा डू मत लिख देना। हां डू से क्या पता चलेगा, ये फर्स्ट फॉर्म है। हेल्प भी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म का पास्ट क्या होता है, सेकंड फॉर्म। तो हेल्प नहीं, अब आपको क्या लिखना चाहिए यहां पे, हेल्प्ड लिखना चाहिए। क्या लिखा जाएगा, हेल्प्ड। शी हेल्प्ड हो जाएगा। मी कौन सा पर्सन है जरा बता दो। बच्चे कह रहे सर फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में बदलता है, एस, यानी सब्जेक्ट में, और है कौन, somebody। अब somebody अगर लड़का है कोई तो मैं हिम लिखूंगा, कोई लड़की है तो क्या लिखूंगा, हर। वो तो डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे, और प्रेफरेंस दी जाती है हिम, यानी मेल को प्रेफरेंस दी जाती है अगर जेंडर क्लियर ना हो। अगर कॉमन जेंडर है, जेंडर नहीं क्लियर है, तो आप क्या लिख सकते हो यहां पे, हिम लिख सकते हो या फिर हर, लेकिन हिम को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसे चलना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चन लिखता रहूंगा, आप इसको बनाते रहना मेरे साथ साथ, ठीक है ना। कुछ चीजें समझाता रहूंगा क्वेश्चन के थ्रू। देखो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लॉजिक ज्यादा होते हैं, तो ये ऐसा हो नहीं सकता प्रैक्टिस के बिना सीखा जा सके। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा ना, तो जो थोड़े थोड़े डाउट्स हैं, ऐसा नहीं है कि सारे डाउट पहली क्लास में कंप्लीट हो जाते हैं। भाई आप लोग देखते हो कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखता चला जा रहा हूं ना, वैसे वैसे कुछ डाउट्स आपके कंप्लीट होते रहेंगे, खत्म होते रहेंगे। देखो पहला डाउट ये भी तो हो सकता था आपका कि अगर यहां क्वेश्चन बना है तो क्या यहां भी क्वेश्चन बनेगा। गलती करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं करना ना, आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। क्वेश्चन को क्वेश्चन नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन को लिखना अफर्मेटिव है आपको। मैं यहां किसी भी तरह का टाइप बना दूं, चाहे मैं यहां अफर्मेटिव लिखूं, चाहे मैं यहां पे, यानी डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं आपके लिए। डायरेक्ट सेंटेंस जब भी आपके सामने आता है जो इनवर्टेड कॉमास में क्लोज लिखा मिलेगा,
वो किसी भी तरह का टाइप हो सकता है, वो अफर्मेटिव हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है, वो एक्सक्लामेटरी हो सकता है, अल्लाह सुर्रा ब्रावो वाले वर्ड्स हो सकते हैं, वो ऑप्टेटिव हो सकता है, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है ना, वो इंपेरेटिव हो सकता है, हेल्प द पुअर। लेकिन जैसे ही उसको किसमें बनाओगे आप, इनडायरेक्ट में, और इनडायरेक्ट का सीधा सा रूल है कि अफर्मेटिव ही होना चाहिए, एक ही तरह का सेंटेंस होना चाहिए। तो इसीलिए देखो मैंने वहां क्वेश्चन था, यहां इसको क्या बना दिया, अफर्मेटिव, एक सिंपल सेंटेंस इसको बना दिया मैंने। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। आगे देखो, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, बड़े ध्यान से क्वेश्चन बना, जितने क्वेश्चन बनाओगे ना उतने आपका क्लैरिटी बढ़ेगा। चलो जी, इस बार फिर से ट्राई करते हैं। अब मैं बोलता हूं कि माई फ्रेंड said to me, is it ठीक है। तो अगर मुझे लिखना है is it raining, इज इट रेनिंग नाउ, इस तरह से लिख दिया मैंने आपके लिए, रेनिंग नाउ, और साथ में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बन गया अब आपका, ये क्वेश्चन है। तो इज इट रेनिंग नाउ अगर मैं बोलता हूं आपके लिए, तो मैं इसको कैसे सॉल्यूशन दूंगा। देखो अब मुझे इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से देना चाहिए कि पहले तो मुझे देखना चाहिए कि ये जो पार्ट है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो क्या इसका टेंस बदलेंगे आप? आंसर बच्चे कह रहे सर नहीं बदलने वाले, क्योंकि आपने इतना सिखा दिया है कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस तो नहीं बदलेंगे हम तो टेंस किसका बदलने वाले, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कहां से बदलना सिखा दिया मैंने आपको, इसका टेंस नहीं बदलेंगे। हां, इसका वर्ड रिप्लेस कर सकते हो आप, भाई सेड टू को टोल्ड लिख सकते हो आप, इसका वर्ड रिप्लेस हो सकता है, इसका टेंस नहीं बदलेगा कभी भी। और वर्ड कैसे रिप्लेस करोगे, ध्यान देना, अगर ये सेकंड फॉर्म है ना, तो क्योंकि टेंस नहीं बदलना आपको, तो सेकंड फॉर्म का सेकंड फॉर्म लिखना। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होता तो मैं फर्स्ट फॉर्म लिखता, अगर ये एस के साथ लिखा होता, सेज लिखा होता, तो मैं एस के साथ नीचे लिखता। अगर इसको आईएनजी लगा है तो नीचे भी क्या आएगा, आईएनजी। इससे एक बात समझ में आती है कि जैसा वर्ड रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का होता है ना, वैसा ही नीचे लिखना होता है। इसका टेंस बदलने की गलती मत करना। 4 तरह की वर्ब होती है आपकी। फर्स्ट फॉर्म, बेसिक ऑफ टेंस आपने पढ़ा होगा, जरूर मैंने आपको वर्ब्स के बारे में बताया था। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, 4 ही वर्ब होती है। और एक फॉर्म में एसईएस लगता है, वो फिफ्थ होती है, पर वो टेंस का पार्ट है, हमें पता है, वो हमने सीखा है टेंस में। तो अगर जो फॉर्म यहां पे है ना, वही फॉर्म नीचे आनी चाहिए इनडायरेक्ट में। इसकी फॉर्म नहीं बदलती, वहां बदल सकती है पर यहां नहीं बदलेगी। ये सेकंड है तो नीचे भी सेकंड, ये आईएनजी है तो नीचे भी आईएनजी, ये फर्स्ट फॉर्म है तो नीचे भी फर्स्ट फॉर्म। इसको किसने बदलना सिखा दिया आपको? इसकी फॉर्म नहीं बदलेगी। हां, वर्ड रिप्लेस हो सकता है। वर्ड रिप्लेस क्यों होता है? क्योंकि हमें टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से चलना पड़ता है। वर्ब को ध्यान देना, अगर मैं यहां पे सेकंड फॉर्म लिखूं तो मैं टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड लिख सकता हूं, से की सेकंड फॉर्म सेड दोबारा लिख सकता हूं, रिक्वेस्ट की रिक्वेस्टेड लिख सकता हूं, आस्क की आस्क्ड लिख सकता हूं। भाई जैसा मुझे लगेगा कंफर्टेबल वैसा लिखूंगा, टाइप ऑफ सेंटेंस के हिसाब से। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। अब मैं लिखता हूं माई फ्रेंड सेड टू लिखा हुआ है यहां पे, देखो। अब बच्चे कह रहे सर पहले टाइप ऑफ सेंटेंस देखना जरूरी होता है, तो जरा बताओ कौन सा टाइप है। बच्चे कह रहे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के तो आप आस्क्ड लिखो, डिमांडेड ऑफ लिखो, इंक्वायर्ड ऑफ लिखो, वांटेड टू नो लिखो, तो ऐसा कुछ ही। तो मैं मान के चलिए यहां लिख देता हूं इंक्वायर। क्या लिख दिया मैंने? इंक्वायर। तो बताओ गलत है कि सही है? बच्चे कह रहे सर सही नहीं, गलत है। क्यों जी? क्योंकि देखो ना, यहां सेकंड फॉर्म लिखा है से का, तो यहां इंक्वायर थोड़ी ना आएगा। आपको इसका कौन सा फॉर्म लिखना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म, और साथ में लिख देंगे मी। फिर बच्चे कह रहे सर एक और गलती कर रहे हो आप, क्योंकि अगर आप मी नहीं लिखते ना तो इंक्वायर के साथ प्रेपोजिशन नहीं आता। लेकिन जब आपने मी लिख दिया है तो मुझे इससे पहले एक प्रेपोजिशन चाहिए होगी, और वो प्रेपोजिशन कौन सी होती है हमारी? ऑफ होती है। इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड ऑफ होता है ना। तो यहां लिखना चाहिए माई फ्रेंड इंक्वायर्ड ऑफ मी। 2 सेंटेंसेस को जोड़ने वाला वर्ड तो सब जानते हैं क्या होता है? कंजंक्शन।
और क्वेश्चनिंग सेंटेंस भी है, हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ है, तो आप इसमें बड़ी ईमानदारी से क्या लिख देंगे, इफ या फिर कोई वेदर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब देखो ये लिखा है इज इट, पर अब मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इज का वॉज सीधे कर दूं, पहले मैं इट को लिखूंगा और इट थर्ड पर्सन है तो बदलने की जरूरत नहीं है। अब आप इसको क्या लिखोगे, वॉज। बच्चे कहें सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पहले इज इट था वो क्वेश्चन था, अरे नीचे तो अफर्मेटिव बनाओगे, अफर्मेटिव कहता है पहले सब्जेक्ट आना चाहिए फिर उसकी वर्ब आनी चाहिए ना, तो मुझे लिखना चाहिए इट वॉज रेन से बनेगा रेनिंग, और नाउ का आप सब जान चुके हो क्या होना चाहिए, देन, और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा, यह बात ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, क्वेश्चन को क्वेश्चन बना देंगे, ऐसा अलाउ नहीं करती हमारी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब ही क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस होना चाहिए, अलग अलग टाइप तरह के सेंटेंस नहीं बनाए जा सकते। तो इसीलिए देखो ये कंजंक्शन मिला हमें, और हमें स्टार्ट किससे करना पड़ा, सब्जेक्ट से, फिर उसकी वर्ब से। टेंस का रूल हमें अलाउ करता है कि इज एम आर का पास्ट क्या लिखा जा सकता है, वॉज वर, ये तो आपको बता ही दिया मैंने पहले ही, है ना। और नाउ का बताया था देन लिखना है, वो भी आपको पता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो ऐसे धीरे धीरे ना आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चन मैं पढ़ाता चला जाऊंगा उतनी क्लैरिटी बढ़ती चली जाएगी, आप धीरे धीरे महसूस कर रहे हो इस बात को, ठीक है। चलो फिर से ट्राई कर रहे हैं, फिर से ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए ना वीडियो में बने रहना पड़ेगा भाई। आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तो मैं कितना भी रिजल्ट, कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, आप लोग कैसे करोगे। देखो एक एक स्टेप को देखना जरूरी होता है। आप देखो जब आप 10th में पढ़ते थे, 12th में पढ़ते थे, तो हर क्लास के लिए 1 साल पूरा मिलता था आपको, 1 साल पूरा मिलता था, तब जाके आपका अच्छा रिजल्ट आता था। पूरे साल मेहनत करते थे, एक टॉपिक को आप बार बार पढ़ते थे, 8th में पढ़ा, 6th में पढ़ा, 5th में पढ़ा, फिर आपने 10th में पढ़ा, फिर 12th में पढ़ा, कॉलेज में भी पढ़ा आपने, है ना, कॉलेज में भी जहां जहां इंग्लिश थी वहां पढ़ी आपने। तो आप देखो 1 साल पूरा देते थे, अब चाहते हो कि आप 2 से 3 क्लास में एक टॉपिक कंप्लीट कर लो, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए ना। अगर मैं कोई चीज आपको, देखो अगर मैं पूरी कोई चीज डिटेल में एक साथ आपके सामने रख रहा हूं, तो एक भी स्टेप अगर आपने मिस कर दिया ना, वो गलत हो जाएगा आपका। इसीलिए ध्यान से वीडियो को अगर शुरू कर दिया तो पूरा देखा करो, ऐसे नहीं कि थोड़ा अब देख लिया थोड़ा बाद में। अगर आप बैठ गए ना तो बैठ गए, फिर नहीं छोड़ सकते आप वीडियो को। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में क्या करते थे, अगर क्लास में बैठ गए ना तो बैठ गए, ठीक है। अब हम ऐसे कर सकते हैं क्या कि चलो आप थोड़ी क्लास स्टार्ट कर देते हैं, बाद में थोड़ा और पढ़ा देंगे, नहीं। अगर 40, 45, 50 मिनट का वीडियो बनाना है ना, तो आपका वो पूरा ही बनेगा। ऐसे ही आप भी ऐसे पढ़ा करो। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दी वीडियो तो उसको पूरा देखो। आप क्या करते हो, आपने क्या किया, आपको पता है कि चलो वीडियो मिल गया आपको इस लेक्चर का, आपने सिर्फ 2 मिनट पढ़ा, छोड़ दिया। अरे भाई कुछ चीजें इंटरेस्टिंग होगी, कुछ अनइंटरेस्टिंग होगी, पढ़ाई है ये, इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग दोनों हो सकता है, पढ़ना तो पड़ेगा ना, लेकिन आपको छोड़ नहीं सकते। तो जब भी आपके पास टाइम हो ना तभी देखा करो आप। अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो पूरा फिर मान के चलना कि टीचर हमारे सामने है, और अब हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि पूरा लेक्चर देखेंगे। पहले हम पूरा लेक्चर देखेंगे, उसको नोट करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, तब जाके हम उठेंगे, ठीक है ना। समय निकाल के बैठा करो, ऐसे नहीं कि आपको नोटिफिकेशन मिला, आपके पास वीडियो आई, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मत देखो आप। जब टाइम मिले, क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो आपके पास जब जब टाइम मिलता है तब देखा करो। कोई लाइव सेक्शन थोड़ी ना है, लाइव सेशन होते ना तो आपको फिर होता कि हाँ उसी समय देखना है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको हम एक रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, क्योंकि आपका समय बर्बाद नहीं करना, हमें फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि जब आपके पास टाइम हो, अगर कॉलेज जा रहे हो तो कॉलेज में चले जाओ, ठीक है, कहीं और कोचिंग देख रहे हो तो कोचिंग देख लो, जो आप काम कर रहे हो, जब फ्री हो जाते हो ना तब बैठा करो आप आराम से बैठ करके। फिर जो वीडियो आपने देखा है, साइंस का देखा है जिस दिन तो साइंस का पूरा देखो, रीजनिंग का देखो तो रीजनिंग का पूरा देखो, जीके जीएस पढ़ रहे हो पूरा देख लो, भाई इंग्लिश का देखोगे तो इंग्लिश का पूरा देखो। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना लो कि इस टाइम पे हमने ये वीडियो देखनी है, क्योंकि देखो हम तो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्म में सीरियल में सारी चीजें पढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपको भी पंक्चुअल होना पड़ेगा, एक रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी आपको भी जनरेट करनी पड़ेगी कि इस टाइम में इस वीडियो को देखना है और इतने टाइम पूरा देखना है, ताकि हम अच्छे से नोट्स बनाएं और हमें एग्जाम में उसका बेनिफिट मिले। आप सोचो कि अगर 5 मिनट 10 मिनट वीडियो देखते हो किसी की आप, तो क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो हमने टारगेट बना लिया है अभिनंदन बैच में कि अभिनंदन बैच में हमें क्या करना है, इस बार एसएससी सीजीएल एग्जाम में क्रैक करवाना है बच्चों का, तो कैसे पॉसिबल होगा वो,
ठीक है ना। तो थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, ठीक है, थोड़ा आई नो कि 4 घंटे की क्लास है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि 4 घंटे लगातार पढ़ना। 4 घंटे की क्लास आपको देखा जाए तो 3 ही घंटे की मिल रही है ना, तो उसको बड़े ध्यान से आप देखो, जो समय मिलता है उस समय पढ़ लो आराम से। टाइम टेबल बना लो, जैसे इंग्लिश की क्लास का अगर आपको लगता है रात को पढ़ना चाहिए तो रात का टाइम टेबल बना लो, नहीं तो मॉर्निंग का बना लो, लेकिन पढ़ना डेली है और वीडियो को पूरा देखा करो। आप ना 1-2 मिनट देखते हो ना तो उससे कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान से, तो एक एक स्टेप जो है वो हर इंपॉर्टेंट, जब हर क्वेश्चन लिखा ना मैंने तो कोई उसमें लॉजिक होगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में नया लॉजिक होता है, ये ध्यान रखना। फिर से ट्राई करते हैं, चलो एक क्वेश्चन अब लिखा हुआ है, माई फ्रेंड सेड टू मी, my friend said to me, why are you scolding? Why are you scolding the students? देखो आपके ऊपर सेंटेंस बन गया ये वाला, पर पहले मैंने डाटा नहीं है आपको, मैं तो सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूं कैसी चीजें करनी है। तो why are you scolding the students, ठीक है। तो अब देखो किस तरह से इसको डील किया जाएगा। तो माई फ्रेंड सेड टू लिखा हुआ है यहां पे। अब आप देखोगे यहां पे तो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन की रिपोर्टिंग वर्ब याद कर लेनी है, ठीक है ना। इसको याद करना है कि क्या क्या हो सकता है, आस्क्ड हो सकता है, डिमांड, कोई भी एक लिख दो। तो चलो इस बार हम क्या लिख देते हैं, आस्क्ड। और आस्क्ड का मतलब होता है कि हेल्पिंग, प्रेपोजिशन नहीं लिख सकते आप, मतलब सेड टू को आस्क्ड तो लिख सकते हो पर टू नहीं लिखा जाता उसका, सिर्फ क्या लिखा जाएगा, मी, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब देखो हमने अगर क्वेश्चन सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से किया होता ना तब कोई दिक्कत नहीं थी, हम कंजंक्शन लगा देते। अरे WH फैमिली अगर लिखा हो तो कंजंक्शन नहीं आता। क्यों नहीं आता सर? क्योंकि WH फैमिली तो खुद ही कंजंक्शन है, वो तो खुद ही एक कंजंक्शन है ना। अगर वो खुद ही कंजंक्शन है तो कैसे लगा सकते हो और किसी कंजंक्शन को? भाई वो खुद है कंजंक्शन तो मैं उसी को यूज करूंगा, अलग से क्यों यूज करूंगा? तो जब मेरे पास कंजंक्शन है तो मैं उसी को यूज करूंगा। मैं वाई के नीचे क्या लिखूंगा, वाई, वट के नीचे वट, वेन के नीचे वेन, वेयर के नीचे वेन। मतलब कोई भी क्वेश्चनिंग वर्ड लिखा होता है उसको एज इट इज लिख दो, अब कोई अलग से मत लिखना। अगर आपके एग्जाम में इसके बाद इफ लिखा हो, दैट लिखा हो, वेदर लिखा हो तो वो गलत है, उसको सही नहीं माना जाता। अब देखो लिखा है आर यू ना, अब मैं यू को बदलूंगा ना, पहले यू को मैं क्या मान लूंगा, सेकंड पर्सन, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो यहां मुझे आई लिखना पड़ेगा, मी का, यू का यू मत लिखना, आई का आई मत लिखना। यानी आपको फर्स्ट और सेकंड पर्सन जब भी दिखाई दे उसको बदलना होता है, और हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो सेकंड कहता है ऑब्जेक्ट में, फर्स्ट कहता है सब्जेक्ट में। तो मी का मुझे आई लिखना पड़ा। अब मैं इजेमार का पास्ट लिख सकता हूं क्या, वॉज वर। अब लिखा क्या देखो, स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, तो बड़े आराम से आप भी लिख दो स्कोल्डिंग द स्टूडेंट, लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि आईएनजी फॉर्म चेंज नहीं होती है। इजेमार का पास्ट कर दिया वॉज वर, तो आई वॉज स्कोल्डिंग द स्टूडेंट्स, इस तरह से। और क्वेश्चन मार्क नहीं क्या आना चाहिए, फुल स्टॉप, क्योंकि बन चुका है अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ध्यान रखो आप। ठीक है, फिर से ट्राई करते हो, चलो एक क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन फिर से बना के दिखाता हूं मैं आपको। अब देखो, चलो एक इस बार इंपेरेटिव सेंटेंस लेते हैं। इंपेरेटिव में देखते हैं क्या चेंजेस आएंगे। तो जैसे मैं आपके सामने सेंटेंस लू, माई ब्रदर said to me don't touch the wires, ऐसा लिख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना। अब डोंट टच द वायर्स, अब बच्चे कह रहे सर ये तो इंपेरेटिव सेंटेंस लग रहा है, क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा था। आपने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था तो उसमें आपने दिखाया था कि ऐसा दुनिया का कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट होता है, और कौन सी फॉर्म से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। और मना करने के लिए किससे स्टार्ट करते थे, डोंट से। कम हियर, डोंट कम हियर, गेट आउट, डोंट गेट आउट, हेल्प द पुअर, डोंट हेल्प द पुअर, हेल्प द रिच, डोंट हेल्प द रिच।
ठीक है ना, इस तरह से। ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर, यानी डोंट से भी शुरू कर सकते हो, फर्स्ट फॉर्म से भी शुरू कर, बट ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ये नेगेटिव है, पर ये इंपेरेटिव है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में ना जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ना तो टोल्ड लिखते हैं ना ही आस्क्ड लिखते हैं, हम देखते हैं यहां का सेंस क्या चल रहा है। सेंस का मतलब हो सकता है ये ऑर्डर हो सकता है रिक्वेस्ट हो सकता है एडवाइस हो सकता है सजेशन हो, वैसा ही वर्ब लिखना पड़ेगा। तो ये मान के चलते, देखो ऑप्शन बहुत है बनाने के, है ना। अब देखो यहां डोंट लिखा है, तो मना करने के लिए ना एक सेंस वाला वर्ड अगर मुझे लेना हो तो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, क्या होता था, फॉरबिड। याद करो, एक वर्ड होता था फॉरबिड और इसकी सेकंड फॉर्म होती थी फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती थी फॉरबिड, और इसी की थर्ड फॉर्म क्या लिखते थे हम लोग, फॉरबिडन। फॉरबिडन ये वर्ब की फॉर्म्स है ना, ये वर्ब की फॉर्म्स है। तो अब ध्यान देना कि माई ब्रदर सेड टू मी डोंट टच द वायर्स अगर लिखा हुआ है तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, अगर मैं इसको फॉरबिड से बनाऊं, हालांकि मैं इसको वार्न से ऑर्डर से बना सकता हूं, पर अगर मैं फॉरबिड से बनाऊं तो क्या चेंजेस आएंगे। तो मैं लिखता हूं माई ब्रदर, और इस सेट टू को मुझे लिखना है अगर फॉरबिड से मना करने की रिस्पेक्ट में, तो मैं यहां लिखूंगा फॉरबिड। बच्चे कह रहे सर फॉरबिडन क्यों नहीं लिख रहे हो आप, ध्यान देना ना, हमने सीखा है अगर ऊपर सेकंड फॉर्म है तो नीचे भी कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म। क्योंकि देखो ऑप्शन में हो सकता है रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर बदल दिया जाए, रिपोर्टिंग वर्ब का नंबर नहीं बदलना चाहिए, गलत हो जाता है। तो यहां सेड सेकंड फॉर्म है तो फॉरबिड भी सेकंड फॉर्म हो गई। अब यहां मी लिख दिया जाएगा। अब देखो दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए तो हम कंजंक्शन लिखते थे, लेकिन देखो अगर सब्जेक्ट हो तब कंजंक्शन लिखते हैं ना। अगर एक वर्ब को मैं दूसरी वर्ब से जोड़ रहा हूं तो मुझे प्रेपोजिशन टू लगाना चाहिए। बच्चे कह रहे ऐसा क्यों, याद करो जब आप सेंटेंस बनाते थे बेसिक, अब मुझे बोलना है कि मैं चाहता हूं तो मैं कैसे ट्रांसलेट करूंगा, आई वॉन्ट। अब मैं बोलूं मैं जाता हूं तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आई गो। अगर मुझे दोनों को एक साथ बोलना है तो क्या बोलूंगा, मैं जाता भी हूं मैं चाहता भी हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं जाना चाहता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा, आई वॉन्ट टू गो। क्या लिखेंगे, टू गो। यानी जब भी एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ना होता है ना, तो हमेशा हमें क्या करना होता है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिख देना होता है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, ध्यान रखना, क्योंकि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलकर के एक नया नाम बनाता है ग्रामर का, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोल दिया जाता है उसको, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब होता है, जैसे आपने याद करो एक से ज्यादा वर्ब जब होती थी ना तो आप उसको बोलते थे तीन पार्ट्स में, एक होता था इन्फिनिटिव, एक होता था जीरेंड और एक होता था पार्टिसिपल। तो जब भी कभी किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का रूल टूटना नहीं चाहिए, है ना, इन्फिनिटिव का रूल टूटना नहीं चाहिए। मतलब इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन लिखा क्या मिल जाता है, टू प्लस सेकंड फॉर्म, वो गलत है, फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। और याद रखना कि नो ऑब्स्टेकल कैन स्टैंड बिटवीन टू एंड फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के बीच में कोई वर्ड नहीं आना चाहिए। कभी उसके बीच में नॉट लगा दिया आपने, कभी ऑलवेज लगा दिया, वो गलत हो जाएगा। यानी मैं अब देखो डू को तो मैं आंसर में नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे एक नॉर्मल सेंटेंस बनाना है। अब बचा नॉट टच, लेकिन इस टच को मुझे टू लगाना है, तो मैं बताऊं नॉट टू टच करूं कि टू नॉट टच करूं, तो आंसर होगा पहले नॉट लिखो फिर टू आएगा फिर टच आएगा, क्योंकि हमें फर्स्ट फॉर्म से पहले ही क्या लगाना पड़ता है, टू। अगर मैं लिखता टू नॉट टच तो गलत हो जाता। हाँ, और टच भी नहीं कर सकते हैं, याद रखना टच भी नहीं कर सकते हैं। फिर आप क्या करेंगे, वायर का हो जाएगा वायर्स, द वायर्स का हो जाएगा द वायर्स, ऐसे बना दिया जाएगा, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे सर नॉट लगा दिया आपने, तो यही तो गलती होती है। देखो रूल तो यही कहता है ऐसे बनाना चाहिए, लेकिन ध्यान दिया जाए तो ये तो फॉरबिड लिखा हुआ है, और फॉरबिड का मतलब मना करना। और इसीलिए ध्यान रखना कि ये जो फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिडन लिखा जाता है, अगर इन वाले सेंटेंस में कभी क्या लिखा मिल जाए, नॉट, तो ये नॉट ग्रामेटिकली क्या हो जाता है, गलत, जो कि हो सकता है ऑप्शन में हो। तो नॉट लगाने की जरूरत हमें नहीं है, नोट लगाना ही नहीं है। तो क्या बन जाएगा, माई ब्रदर फॉरबिड मी टू टच द वायर्स। वायर्स को छूने से मना किया उसने मुझे, इस तरह का सेंस बनना चाहिए। ओके, अब बच्चे कह रहे सर अगर इसको ऑर्डर से बना देंगे तो क्या होगा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नोट लगाना पड़ेगा आपको। अब देखो अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे बना दूं कि माई ब्रदर
ऑर्डर्ड, माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, फॉरवर्ड की जगह ऑर्डर, क्योंकि यहां वर्ड फिक्स नहीं होता। मैं चाहता तो इसको यहां पे एडवाइस से बना देता। देखो ये एडवाइस भी तो हो सकती है ना, कि मेरे ब्रदर ने मुझे एडवाइस दी वायर्स को ना छूने की। फिर मैं इसको बना सकता था कि रिक्वेस्ट, कि मेरे भाई ने रिक्वेस्ट की, तो रिक्वेस्टेड हो जाती है। मतलब ये तो बहुत ही माइनर सी चीज है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है। यहां पे एक्सपेरिमेंट राइटर करता चला जाता है ना। हां, लेकिन ध्यान रखना, यहां पे बाद में पहले बाकी चीजें चेक कर लो कि कोई ग्रामेटिकली मिस्टेक ना हो, नोट की पोजीशन सही होनी चाहिए, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ही होना चाहिए, सेकंड नहीं होना चाहिए, है ना। ये चीजें चेक कर लो, बाद में इसको देखो कि ऑर्डर आएगा, एडवाइस आएगा, रिक्वेस्ट, क्योंकि हो सकता है 3 ऑप्शन में ग्रामेटिकली मिस्टेक हो, तो क्या फर्क पड़ता है कि ऑर्डर लिखा है कि एडवाइस लिखा है कि रिक्वेस्ट लिखा है, ये ना। और या फिर चारों में ही सेम ऑप्शन है तो भी क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए तो हम इसको लिखेंगे नॉट को, अब नॉट लिखेंगे ना, क्योंकि नॉट लिखना पड़ेगा अब हमें। फिर आएगा टू, फिर आएगा टच, फिर आएगा वायर्स, द वायर्स। बन गया, क्या दिक्कत है, ऐसे बना देंगे, है ना। तो ये आपका है आज का सेशन। आज का सेशन अब हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन की करेंगे जो एग्जाम्स में आ जाते हैं आपके, उस तरह से, ठीक है ना। तो ये एक कुछ बेसिक मैंने आपको समझा दिया, आप इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। ये कुछ चीजें आपको ध्यान देनी है ना, जो मैंने आपको सबसे पहले सिखाई थी, कि जो 5 तरह के बदलाव है, खास करके रिपोर्टिंग वर्ब का, कंजंक्शन का, प्रोनाउन का, टेंस का और टाइम और प्लेस का। तो इनको ध्यान देना, इनको पढ़ लेना। आज की क्लास में इतना करते हैं, आज इतना डिटेल में बता दिया मैंने आपको। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, टिल देन आप अपना ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें, और जब जब टाइम मिले तो सेंटेंस को रिवाइज करते रहें और वीडियोस को पूरा देखा करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।